गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वासुदेव गिरी। आज मैं क्लास 9th का अध्याय 8 लिया हूँ, जो गति है। हिंदी में गति है लेकिन इंग्लिश में मोशन कहता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आप अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, गति से पहले हमको विराम समझना पड़ेगा, मतलब जिसको इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। तो पहले रेस्ट क्या है समझ लेंगे, तो उसके बाद गति समझेंगे तो आपको आसानी लगेगा। तो देखिए, जैसे मेरे हाथ में चौक है, ये चौक है। अभी चौक देखिए, अभी 10 बज रहा है, मान लीजिए सपोज 10 बजे भी ये चौक क्या यहीं पे रहेंगे। फिर मान लीजिए 1 बजे भी यही चौक कहाँ पे रहेगा, यहीं पे रहेगा। हाँ, हम जब इसको यहाँ से दूसरी जगह लेके नहीं जाएंगे तब ये यहीं पे रहेगा, ठीक ना। तो विराम क्या हुआ, कोई वस्तु, ये चौक, इसके सराउंडिंग में, मतलब इसके आसपास में जो वस्तु है, इसके आसपास में ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए दरवाजा है, कुर्सी, टेबल, हम भी है। तो उसके सापेक्ष में समय के साथ अपना पोजीशन जब चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे, रेस्ट। तो जिसको विराम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेस्ट। मैंने हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख दिया रेस्ट, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा विराम। तो विराम की परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है विराम की परिभाषा? जब किसी वस्तु अपने आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे समय के साथ, उसको क्या कहलाएगा, रेस्ट। हिंदी में विराम कहते हैं, ठीक है। तो गति क्या होगा, विराम की जस्ट उल्टा। तो क्या होगा वो, जब कोई वस्तु अपने आप अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे समय के साथ। तो वो कौन करेंगे, साधारणतः जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जिसके अंदर जीव होता है, जैसे हम हैं, पेड़ पौधे, या फिर जैसे कि मान लीजिए ये जो गरु गाय, ये सब जो होंगे, वो लोग क्या है, उसके अंदर जीव है। तो वो अपने एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वो लोग का मोशन, वो लोग का जो है वो गति कहलाएगा। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जिसके अंदर जीव नहीं है, उसका जो है मोशन, वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, रेस्ट के बाद मोशन पे ही आ जाते हैं। मोशन में क्या है हमारा, मोशन, रेस्ट हुआ था, मोशन में क्या है, देखिए मोशन भी टाइप है, 2 टाइप के हो जाएंगे। मोशन का टाइप कितनी है, टाइप ऑफ मोशन 2 टाइप हो जाएंगे। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और एक सर्कुलर मोशन। मैंने हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग को इसकी हिंदी मीनिंग्स बता दूंगा। स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स सरल रेखा बराबर गति, सर्कुलर मोशन मीन्स कोई वृत्ताकार पथ में गति, ठीक। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या है सर। स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स जब कोई गतिशील वस्तु होंगे, गति जब नहीं रहेगा तो चलेगा कहाँ से, तो गतिशील वस्तु क्या, कैसे चलेंगे, सीधी रेखा बराबर। जैसे कि यहां एक रेखा है, सीधी रेखा, इस रेखा के यहां पे एक आदमी है, मान लीजिए सपोज, ठीक। ये आदमी है, ये आदमी इस जगह पे जाना है, ए पॉइंट पे जाना है। तो ए पॉइंट पे जा रहा है, तो पहले मान लीजिए यहां पे पहुंचा, कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड में वो मान लीजिए 5 मीटर गए, ठीक। फिर नेक्स्ट सेकंड में मान लीजिए 2 सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है। आप लोग ये सोचोगे कि 5-10 क्यों ले रहा, आपका मन, आप कुछ भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, उससे कोई ये नहीं है, बाउंडेड नहीं है। फिर मान लीजिए नेक्स्ट सेकंड में 3 सेकंड में वो गया 7 मीटर, फिर लास्ट में वो यहाँ पे पहुंच गए, वो कितना, 4 मीटर सपोज। तो इसकी जो गति इस रेखा के बराबर हो रहा है, इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, जैसे कि सर्कुलर मोशन की आप लोग एग्जांपल अच्छे से समझेंगे। आपके घर में जो पंखा है ना, पंखा जो घूमता है कुछ इस टाइप का घूमता है, एक वृत्ताकार पथ में घूमते हैं ना। तो उसको मैं फिगर से थोड़ा समझाता हूं। जैसे कि ये एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे इसकी एक सेंटर है, मतलब केंद्र बिंदु है। आप लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन, तो पंखा वाला तो आपको प्रैक्टिकली घर पे दिखता है, और कुछ जो दौड़ भाग होते हैं ना, एथलीट जो दौड़ने में, दौड़ का जो कंपटीशन होता है उसमें जो भाग लेते हैं, वो लोग का ट्रैक कुछ इस प्रकार बनाया हुआ आता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एथलीट खड़े हैं और उनको दौड़ना है, तो इस पाथ के बराबर दौड़ते 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 फिर वो कहाँ पे पहुंच गए, इस जगह पे पहुंच गए। तो उसका जो मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो उम्मीद करता हूं सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक। इसके बाद आते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं आप लोग को समझा दे रहा हूं, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस
और डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डिस्टेंस को दूरी, डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी। ठीक है, मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। और एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं। ठीक, अब देखिए दूरी समझना है, विस्थापन समझना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, तो देखिए दूरी क्या है, जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस कह रहे हैं। मान लीजिए आप इलाहाबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं। ठीक, तो इलाहाबाद है, ये पॉइंट पे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा इलाहाबाद है। ठीक है, और बी पॉइंट है आपका दिल्ली। ठीक, अब इलाहाबाद से आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो इलाहाबाद से आप दिल्ली जाने की बहुत सारे रास्ते होते हैं। मान लीजिए बीच में और भी आता है, लखनऊ वगैरह ये सब आते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ डायरेक्ट सीधी रास्ता बराबर जा रहे हैं, तो इलाहाबाद से दिल्ली बी पॉइंट में पहुंच गए। तो हमारा मान लीजिए इलाहाबाद से जो दिल्ली की दूरी मान लीजिए 1000 किलोमीटर। ठीक, अब 1000 किलोमीटर जाने में तो आपको समय भी लगेगा कुछ। मान लीजिए हमको लग गया 10 घंटा सपोज, टाइम हमारा कितना 10 आवर, और मेरा जो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1000 किलोमीटर। तो हम यहां से लेके यहां तक गए तो टोटल पथ कवर कर रहा हूं। इलाहाबाद से लेके दिल्ली के बीच में जितने भी स्टेशन आएगा वो कवर करते हुए जा रहा हूं। तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब टोटल पाथ कवर करता है, कैसे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर करेंगे तो उसको कहलाएगा डिस्टेंस। कहने का मतलब मैं दोबारा हिंदी में बता दे रहा हूं, कई गतिशील वस्तु या फिर गति वाला जो वस्तु होते हैं उसके द्वारा तय गई दूरी, मतलब कुल जो पाथ को कवर कर रहा है, यह इतना रास्ता तय कर रहा है ना, जो पूरा रास्ता तय करेंगे वही उसका दूरी हो जाएगा। ठीक, अब इस स्ट्रेट लाइन में से नहीं जा करके मान लीजिए वो ऐसे रास्ता चूज नहीं करके दूसरे रास्ते से जाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए सपोज ये पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, वो बी पे गया, ए से लेके बी की दूरी है 4 मीटर। अब बी से वो सी पे चले गए, बी से वो सी पे चले जा रहा है 3 मीटर, ये सी पॉइंट है। हाँ, यहां से जो टर्न लिया बी से सी, ये 90 डिग्री एंगल बना करके घूम गए। ठीक, अब बताओ जो दूरी कितने होंगे। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा ये पॉइंट में था, ए से कहां गए बी पे, फिर बी से कहां पे गए सी पे। तो वस्तु के द्वारा टोटल पाथ कवर कितना हो रहा है, ए से लेके बी कितना 4, फिर बी से लेके सी कितना 3, तो 4 और 3 को ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे 7 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 7 मीटर। समझ में आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, जो विस्थापन इंग्लिश में कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ये पॉइंट पे, और कहाँ पे पहुंच गए सी पॉइंट में, तो ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इसको क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट या फिर पोजीशन। और ये जो है हमारा फाइनल पोजीशन लिख दीजिए, सबसे बेस्ट है। ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक अवस्था और अंतिम अवस्था। ठीक, अब हमने क्या बोला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ए से लेके सी पे पहुंचा, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम होगा, मतलब कम दूरी वाला कौन सा होगा, ए और सी पॉइंट को जोड़ेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, उसी को क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मैं तो डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, इसी को क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस फिगर से हमारा डिस्प्लेसमेंट हमको निकालने के लिए बोल दिया तो कितना होगा। तो देखिए ये फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर कौन है, मेरा राइट एंगल है। तो राइट एंगल मीन्स समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की ये जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, जिसको कॉर्नर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये वाला जो है मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं,
हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कॉन स्क्वायर बराबर लॉम स्क्वायर प्लस अदर स्क्वायर, जानते हैं। अब किस किस की वैल्यू दिया है देखिए, 4b की वैल्यू है तो हम पुट कर देते हैं, p की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 9 और ये कितना है 16, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 25, हमको h चाहिए तो h इक्वल्स टू √25, इसका निकलेगा तो प्लस माइनस 5। तो ये जो डिस्टेंस कितना हो गया 5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा 5, और डिस्टेंस कितना है 4 और 3 को जोड़ दीजिए 7। तो उम्मीद करता हूं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया। हाँ, यहाँ पे कुछ डिफरेंस पूछता है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, मतलब ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अंतर क्या होता है। चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो अंतर चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। अंतर क्या है, देखिए मान लीजिए ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट पे गए, ये डिस्टेंस हमारा ये दोनों के बीच की जो दूरी है 10 मीटर है सपोज, ठीक। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 10 मीटर होंगे, डिस्टेंस हमारा कितने हो जाएंगे 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 10 मीटर। क्यों, क्योंकि हमारा ए पॉइंट इनिशियल पोजीशन है और बी कौन है फाइनल पोजीशन है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा भी क्या पढ़ रहा हूँ, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल। तो इस केस में डिस्टेंस भी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो रहा है, समझे। अब यहाँ पे इसकी मात्रक पहले समझ लेते हैं, डिस्टेंस की मात्रक क्या होता है, जो यूनिट। तो देखिए ए से लेके बी हमने 10 मीटर मेजर किए, कोई इसको 10 किलोमीटर भी कर सकते हैं, कोई मान लीजिए इसको सेंटीमीटर से भी बदल सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब डिस्टेंस को जो मेजर करने की 3 तरीका दिख रहा है मेरे को, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, ठीक। तो जनरली हम लोग एसआई यूनिट पढ़ेंगे, एसआई यूनिट या फिर एमकेएस का होता है, एमकेएस या फिर इसी को कहते हैं एसआई। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला जो है लेंथ को मेजर करते हैं, तो लेंथ में एम से मीटर होता है, तो इसीलिए डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे मीटर, ठीक। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होगा मीटर। तो दोनों में सेम चीज क्या है, मेरा मात्रक जो है या फिर यूनिट जो है सेम है। अब दूसरा बात, इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए हाँ डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं मैंने, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो ना तो नेगेटिव हो सकते। कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप ए पॉइंट पे, ये पॉइंट सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ लेते हैं हम, सर्कुलर पाथ में है, इस पोजीशन पे है हम, या फिर कोई भी आप ही हो शायद, यहां से घूमते 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 आप ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे क्या दिया है आपको, रेडियस जो है आर दिया है, तो आपका डिस्टेंस कितना कहलाएगा, डिस्टेंस होगा आपका, ये पूरे एक बार आप घूम गए, मतलब वृत्त की परिमाप। तो वृत्त की परिमाप जो होता है या फिर सर्कल की सरकमफ्रेंस जो होता है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस, चलिए सरकमफ्रेंस जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, तो वो कितना होता है 2πr। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हो रहा है 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों, देखिए हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ पे था, ए पे, घूमते 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 फिर कहाँ पे पहुंच गए, ए पॉइंट पे, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक जगह पे हो जा रहा है ना, इसीलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसलिए मैंने क्या बताए थे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आप लोग को क्लियर हो गया। फिर भी कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा।